अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर दैंड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं और आज हम इसको समझेंगे कि हम किस तरह कोई भी स्टोर, चाहे वो ई कॉमर्स हो या वो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो, वो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर कोई भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिलता है, चाहे वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिले, चाहे वो हम किसी के लिए बना रहे हों, खुद का कोई प्रोडक्ट बना रहे हों, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो पहले तो हम इस स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी होती है ऑब्जर्वेशन से। जब भी जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं मेजॉरिटी में, उसमें ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आप जो है सपोज टू, अगर मैं शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या मैं कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आएगी कि मैं उस स्कूल में जाके विज़िट करूँ, ठीक है। जब मैं विज़िट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा एक स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मेजॉरिटी में हमें पता है स्कूल के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट एक मिनी, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अगर मिनी स्कूल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने डिपार्ट होंगे। बड़ा स्कूल है उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा डिपार्ट होंगे, ठीक है। फिर अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ तो एक बड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो जैसे जैसे चीज़ें ज़ाहिर है आपकी, जैसे जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ों को टारगेट करते हैं, उस तरह आपकी ऑब्जर्वेशन थिंकिंग सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं और रिक्वायरमेंट भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंक्रीजिंग होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोजेक्ट को किस सेंस में आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। किस एरिया को, किस इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, वो आपने पहले सामने रखना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज अ बिगिनर, अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको जो है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जो है आपको चीज़ों को समझना होता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या, सपोज हम शॉपिंग कार्ट स्टार्ट करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि भाई हम इसका डेटाबेस कैसे क्रिएट करें, हम इसको किस तरह है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से हो। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है जिन्होंने ऑलरेडी ये सिस्टम बनाए हुए हैं, उनको आप जाके विज़िट कर लें, उनको चला के देख लें, उनको चलता हुआ उनको देख लें कि भाई वो किस तरह चल रहे हैं और उनके अंदर कि उन्होंने किस चीज़ कहाँ से स्टार्टिंग की और एंडिंग उस सॉफ्टवेयर की कहाँ पे हो रही है। जब आप किसी चीज़ को लाइव चलता हुआ देखते हैं, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनके डेमोज पड़े हुए हैं, ट्रायल पे पड़े हुए हैं, आप उनको जस्ट चला के देख लें कि वो उनका जो फ्लो है वो किस तरह चल रहा है, वो एप्लीकेशन किस फ्लो में चल रही है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी है। आप इसको जो है आज के दौर में सब पॉसिबल है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। ये डिपेंड नहीं करता कि आप PHP के डेमो देखें या ASP के देखें या किसी और लैंग्वेज के देखें, आपको मकसद है एक प्रोजेक्ट को देखना है। आप थर्ड नंबर पे प्रीवियस एक्सपीरियंस। ज़ाहिर है आप जब टाइम टू टाइम काम करते हैं तो फिर प्रीवियस आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको जो है हेल्प आउट कर रहा होता है चीज़ें बनाने में। सपोज तो मैंने अगर प्रीवियस बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं तो मुझे वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो मुझे हेल्प आउट करता है आगे जो मैं आगे काम कर रहा होता हूँ। क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर बना देते हो, तो जब आप, जैसे मैंने एक मिनी स्कूल सिस्टम बना दिया, अब जब मैं एक बड़ा स्कूलिंग सिस्टम बनाऊंगा तो जो मिनी है, मिनी की कुछ रिक्वायरमेंट तो वही होंगी जो कि बड़े में भी मौजूद है, तो मैं उसकी कुछ चीज़ें मुझे हेल्प आउट करेंगी उस बड़े सिस्टम को डेवलप करने में। तो आपका जो पुराना जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि सामने रखनी होती हैं। फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल भी हैं, इनको आप नॉर्मली भी अगर आप यूज़ करें तो आप बहुत अच्छे से अपना एक सॉफ्टवेयर की प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको अच्छे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहली चीज़ है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता क्या है, बेसिकली जब हमें कोई रिक्वायरमेंट मिलती है और हम जब उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस हमने शुरू कर दिया उसका डेटाबेस बनाना, उसकी C# की कोडिंग स्टार्ट कर दी, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। उसकी एक हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है,
ठीक है। प्रोटोटाइप ये आपको नज़र आ रहा है, कुछ बेसिक सी मैंने स्क्रीन। अब ज़रूरी नहीं कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे आना है, आप पेपर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, कुछ जो फ्री हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको भी अपने यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, तो ये देखें, ये स्क्रीन मैंने बनाई जस्ट एक लॉगिन की कि भाई ये लॉगिन है, इसमें ये चीज़ें होंगी। यानी अभी हम सॉफ्टवेयर बना नहीं रहे, हमने जस्ट उसका एक डेमो तैयार करके क्लाइंट को दिखा दिया कि जी ये बनने वाला है। तो वो थोड़ा सा उसको देख लेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, वो उसको भी पता लग जाएगा कि हम किस तरह डेवलप करने वाले, और साथ साथ वो उसमें कोई मिस्टेक होंगी या कुछ रिक्वायरमेंट आगे पीछे हो रही होंगी तो वो हमें ब्रीफ कर देगा इस हवाले से। फिर EID की बात आती है, यानी कि डेटाबेस की बात आती है कि हम उसका डेटाबेस कैसे बनाएं, उसके रिलेशनशिप कैसे रखें। जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। पहली चीज़ रिलेशनशिप, यानी कि 1 to many का रिलेशनशिप है, many to 1 का है, या जो भी उसके रिलेशनशिप की टाइप है वो किस तरह होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी आती है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी अगेन आपका जो है उस चीज़ का हाथ है रिलेशनशिप का। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपकी डेटा फ्लो डायग्राम आती है। ये सारी मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप एक अच्छा, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो डेटा फ्लो डायग्राम होती है जिसमें आप डेटा का फ्लो डिफाइन करते हैं। फिर क्लास डायग्राम, इसमें आप अपना कोड जो करने वाले हैं उसको डिफाइन करते हैं कि कितनी क्लासेस होंगी, उनके अंदर कितने प्रॉपर्टीज होंगी, कितने उसके मेथड्स होंगे, जो भी आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जिस तरह हम काम करते हैं वो सारी चीज़ें वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम तब बनती है जब आप ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर बन गया, अब यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसकी आपने एक डायग्राम, एक फ्लो तैयार कर दिया कि इस तरह ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा। लाइक एक ATM है, तो ATM के अंदर कोई बंदा जाता है तो उसको जो ATM को कैसे यूज़ करेगा उसकी एक डायग्राम होती है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो किसी डायग्राम की शक्ल में हो, कि सबसे पहले बंदा एंटर होगा, फिर उसके पास पिन कोड होना चाहिए, फिर वो कार्ड जो है एंटर जब वो इंसर्ट करेगा तो वो उससे पिन कोड मांगा जाएगा, फिर जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। इसी तरह आखिर में जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट ये एज एन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में इसके ऊपर काम किया जाता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसकी बाकायदा मैनेजमेंट होती है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, बस प्लानिंग होती है कि भाई हमारा पूरा प्रोजेक्ट किस डेट से स्टार्ट होगा, कितने दिनों में ख़त्म होगा, किस बंदे ने किस चीज़ पे, जैसे यहाँ पे मैं अब इस हिस्से पे भी आऊँगा, ठीक है, तो कितने उसके फेजेस होंगे और किस फेज में कौन सा बंदा क्या काम कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन फेजेस की, ठीक है। फेजेस ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस हैं कि आप सब जब सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है या कौन कौन से फेजेस होते हैं। आजकल तो बहुत सी चीज़ें, एजाइल मेथोलॉजी है, स्क्रम है, अच्छा इसके अलावा जो है आपकी कैनबैन आ चुकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। ये एक बेसिक फेज़ है जो कि मैंने यहाँ डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। एनालाइज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं। वो आप अपने ऑब्जर्वेशन पे एनालाइज कर सकते हैं, आप कस्टमर की दी हुई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एनालाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी कि आप डिफ़ाइन करते हैं अपनी जो आपने एनालाइजिंग की उसको आप प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, SDL, जिसको हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट शीट, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद जो है हम डिज़ाइन में दो चीज़ें आती हैं, डेटाबेस भी आता है प्लस UI भी आती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी कोड करते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है और उसके बाद मेंटेनेंस होती है। तो ये कुछ फेजेज हैं जिनके थ्रू आपका सॉफ्टवेयर होके गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ रेशो रखा है कि भाई अप्रोक्सीमेट रेशो क्या होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो आप देख सकते हैं कि 10% कोडिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में, 20% डिज़ाइन का उसके अंदर हाथ होता है, और 70% वो डिपेंड करता है आपकी टेस्टिंग के ऊपर। ये बात हो रही है जस्ट एक बेसिक से सॉफ्टवेयर की।
लेकिन अगर कोई बड़ा ERP सिस्टम है या कुछ और चीज़ है तो उनमें उसका रेशो अलग होगा, ठीक है। उसमें फिर मार्केटिंग भी आती है, उसमें और भी दीगर चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था, एक स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर हम किस किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपना खुद का एक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करें, एक पेपर वर्किंग कैसे करें। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एक बेसिक सी डायग्राम, मैं पर्सनली जब भी मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो मैं एक कॉपी के ऊपर, किसी भी पेड के ऊपर मैं इसी तरह एक डिज़ाइन करता हूँ। ज़रूरी नहीं आप सॉफ्टवेयर पे करें, आप कॉपी पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं जैसे इस तरह रफली एक डिज़ाइन करता हूँ, मैंने आपके सामने जो हम बनाने वाले हैं उसी की मैंने एक यहाँ पे डिज़ाइनिंग की है कि एडमिन एरिया होगा और ये क्या होगा, कस्टमर एरिया होगा। एडमिन एरिया में आपके पास क्या आएगा, आपके पास एडमिन के पास लॉगिन और डैशबोर्ड आएगा, यानी लॉगिन करेगा तो उसको डैशबोर्ड शो होगा। फिर उसके पास और एडमिन के पास किन किन चीज़ें के राइट्स होंगे, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है, कैटेगरीज ऐड कर सकता है, इनवॉइसेस होंगी, ऑर्डर्स होंगे और कस्टमर के जो भी कस्टमर या यूज़र्स हैं उनकी डिटेल होगी, ठीक है। तो ये आपका एक एडमिन एरिया, या आपका कौन सा एरिया, कस्टमर एरिया, यानी जो कस्टमर लॉगिन होगा तो उसको क्या चीज़ शो होगी, वो उसको जो है प्रोडक्ट शो होगी, वो उसको सर्च कर सकता है, फिल्ट्रेशन कर सकता है, वो एक टू कार्ट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। उसके बाद अगर उसने इसको बुक करना है, ऑर्डर देना है, तो फिर वो लॉगिन करेगा, ठीक है, और फिर पहले रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करके वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। ये जो मैंने डिज़ाइन की ये तमाम चीज़ें ये मैंने अपनी इस रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए डिज़ाइन की है, ठीक है। ये जो रिक्वायरमेंट थी इन्हीं को सामने रखते हुए मैंने डिज़ाइन की है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने अभी नहीं रखी, लाइक रिपोर्टिंग मैंने नहीं रखी है इसमें, बट ये तमाम चीज़ें मैंने इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक डायग्राम डिज़ाइन की है, ठीक है। तो इस तरह आप जब काम करेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी आपको काम करने में। आपका विजन, आपका आगे क्या काम करने वाले हैं, आपको बिल्कुल आपका माइंडसेट बना होगा कि आपने अपकमिंग नेक्स्ट स्टेज में क्या काम करना है। अच्छा जी, अब हम अपनी एक सॉफ्टवेयर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ई कॉमर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है ई कॉमर्स स्टोर, इसकी हम एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं शॉपिंग कार्ट MVC। हमने एम्प्टी सिलेक्ट करना है, इस पे चेक लगा के, इस पे भी हम चेक लगा देते हैं। अगर किसी जगह API यूज़ करनी पड़ी तो हम उसको भी यूज़ कर लेंगे, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हम जो है लोकल डेटाबेस पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे जाके मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, लोकल डेटाबेस। इसका मैं नाम रखता हूँ DB शॉपिंग कार्ट, DB ऑनलाइन स्टोर, DB ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने डेटाबेस बन चुका है। अब हमने इसके कुछ टेबल क्रिएट करने हैं। टेबल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, अगेन जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई, इन्हीं के हिसाब से हमने टेबल क्रिएट करने होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यूज़र आ रहे हैं, ठीक है, और क्या चीज़ आ रही है इसके अंदर, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और इनवॉइस आ रही है। तो उसी को सामने रखते हुए मैंने यहाँ पे सामने चीज़ें लिखी हैं, यूज़र, कैटेगरीज, फिर उसके मैंने रिलेशनशिप भी डिफ़ाइन किए हैं कि किसका किससे के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहला टेबल हम कौन सा बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम जो टेबल बनाएंगे वो हम बनाएंगे यूज़र का, TBL यूज़र करके हम टेबल बनाते हैं। इसकी हम इसको दे देते हैं यूज़र ID। याद रखें जब भी आप कोई टेबल बनाएं तो उसको लाजमी है कि यूज़र ID आपने उस टेबल की स्पेसिफिक ID देनी है जो कि प्राइमरी की होगी, और उसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट करना है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ लिखते हैं यूज़र का नाम। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र नेम या ईमेल कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं, यहाँ पे भी हम पासवर्ड रख देते हैं और यहाँ पे हम एक रोल टाइप रख लेते हैं और यहाँ इसको हम इंटीजर कर देते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ये हमने कुछ चीज़ें रख दी हैं और इसको जो है फाइनली हम इसको अपडेट करते हैं तो यह आपके सामने एक बेसिक सा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एक और टेबल क्रिएट करना है जिसमें हम रखेंगे TBL कैटेगरीज को भी हम आइडेंटिटी करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको रख देते हैं कैटेगरी कैट ID। उसके बाद जो है हम इसके अंदर रख लेते हैं इसका नाम और हम जो है इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। ओके जी, ये भी हमारे क्रिएट हो गया टेबल। उसके बाद हमें नेक्स्ट टेबल क्रिएट करना है। अच्छा, आप टेबल न्यू क्यूरी करके क्यूरी से भी बना सकते हैं। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से बना रहा हूँ, आप इससे भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने बनाना है हम बनाते हैं प्रोडक्ट्स का टेबल, तो प्रो ID कर देते हैं इसको, प्रो ID। उसके बाद जो है हम इसका प्रोडक्ट का नाम रखेंगे। उसके बाद हम इसमें रखेंगे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम प्रोडक्ट की इसमें प्राइस रखेंगे, आप इसको यूनिट प्राइस कर दें। ठीक है, यूनिट ठीक रहेगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं इसकी इमेज के लिए आप nvar4 यूज़ कर सकते हैं, nvar4 मैक्स, आप var4 भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या चीज़ रखनी है इसमें, हम जो है इसमें रख लेते हैं, फ़िलहाल काफ़ी है इतनी चीज़ें। हमने इसमें कैटेगरी का एक वो रखना है, जो रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंटीजर कर देते हैं। ये किस ब्याज पे बनता है रिलेशनशिप आपका, कि जो आपकी यहाँ पे ID होती है प्राइमरी की, उस प्राइमरी की को अगर मैं किसी दूसरे टेबल में ले जाऊँ, सेम दूसरे टेबल में, तो वो आपकी फॉरेन की कहलाती है, जो कि रिलेशनशिप के लिए यूज होती है। अभी मैं डायरेक्ट भी बना दूँ तो भी ये चल जाएगा, बट हमें इसका रिलेशनशिप बनाना होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप आप यहाँ से इसका बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका रिलेशनशिप डिफ़ाइन करता हूँ। TBL मैं टेबल दे देता हूँ, मैंने लिखा TBL जो है सबसे पहला कौन सा है, यूज़र का नहीं, प्रोडक्ट का, और दूसरा हमने रख दिया कैटेगरीज का। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपसे कॉलम पूछेगा, आपने यहाँ पे अच्छा, आप यहाँ पे कांस्टेंट ना भी लगाएं तो आप इतना हिस्से से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप अगर खाली रेफरेंसेस में ये पास कर दें तो भी ये बन जाएगा। अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह भी बन जाएगा, उस तरह भी बन जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे जो है हम डिफ़ाइन कर देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा टेबल हमने दे दिया TBL कैटेगरीज, और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कैट ID, जो कि आपकी उस टेबल में मौजूद है। और इसी तरह हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया
यही कैट आईडी हमें यहाँ भी चाहिए, तो हम इसके अंदर भी डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो ये हमने डिज़ाइन कर दिया है टेबल। ओके, अब हम फाइनली इसको चलाते हैं तो ये चल जाएगा। एक मैं इसको हटा के भी देख लेता हूँ। ये इस तरह भी बन सकते हैं, वैसे फॉरेन की हम इस तरह रख के इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे TBL, इसका नाम रख लेते हैं TBL प्रोडक्ट्स और प्रो आईडी। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। हम इसको जो है अपडेट करते हैं। तो ये आपका एक टेबल बन चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट का, जिसमें आपकी कैट आईडी भी मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट करना है। ठीक है, वो कौन सा वाला होगा? ऑर्डर का और इनवॉइस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ऑर्डर का टेबल क्रिएट करते हैं। ऑर्डर की टेबल के लिए हमें यहाँ पे देना होगा TBL ऑर्डर, और इसकी हमने आईडी डिफाइन करनी होगी। यहाँ पे हम दे देंगे आइडेंटिटी। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले कि हम कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर देने वाले हैं, तो हम वो उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ पे ईमेल आ गई, ईमेल में हम एड्रेस कर देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो है इसकी हम लेंथ बढ़ा देते हैं, कर देते हैं। उसके अलावा जो है हम इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं प्राइस, जो हमारी जो वहाँ पे यूनिट प्राइस है वो आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे आएगा आपका टोटल। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे डेट आएगी। ठीक है, यानी कि ऑर्डर डेट आपकी इसमें होगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक हम और चीज़ रख देते हैं पेमेंट मेथड, जो कि हम इसमें कर देते हैं व्हाट्सएप। और देन हमें यहाँ पे रखना है, अब हमने इसमें रिलेशनशिप बना देना है कि ये ऑर्डर कौन कौन सा बंदा दे रहा है। अब प्रो आईडी है तो हमें ये भी डिफ़ाइन करना है कि ये जो ऑर्डर है ये किसने डिफ़ाइन, यानी किसने रिप्लेस किया है। ऑर्डर किस बंदे ने प्लेस किया तो उसकी भी आईडी आएगी यहाँ पे, यूज़र आईडी। ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी आएगी। और ठीक है, ओके जी। अब हम इसका फॉरेन की का रिलेशन बनाना है हमने, तो हम जो है एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे, बल्कि हम यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना होता है। यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया TBL ऑर्डर है, तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया TBL सबसे पहले प्रोडक्ट का, और यहाँ पे कॉलम आईडी आएगी तो हम यहाँ दे देते हैं प्रो आईडी, और उसके बाद TBL प्रोडक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे टेबल का कॉलम देंगे प्रो आईडी। ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हम ये फॉरेन की ये हटा देते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं यूज़र, और यूज़र को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे यूज़र आईडी, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं यूज़र आईडी TBL यूज़र। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर दी है। एक यूज़र आईडी के नाम से हमने वे कॉलम रखा है, एक हमने रखा है प्रो आईडी के नाम से। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे मौजूद है। ओके जी, तो फाइनली हम इसको रन करते हैं।
आइडेंटिटी लगा हुआ है और अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बन चुका है। अब हमें एक आखिरी टेबल चाहिए जो कि हम बनाएंगे इनवॉइस का। इनवॉइस का टेबल किस लिए बनता है? बेसिकली जब हम स्लिप जनरेट अगर आपने करनी है ऑर्डर के बाद तो उसमें भी वो काम आएगी। इसके अलावा कहीं कोई ऑर्डर जो है रिप्लेस करना पड़ जाता है, रिटर्न करना पड़ जाता है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी हमें इजी होता है। अगर इनवॉइस होगी तो हम उससे इजीली ट्रैक कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए हम इसको इनवॉइस का एक टेबल हम रखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम इसको आइडेंटिटी कर देंगे और इसकी आईडी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इनवॉइस आईडी। ओके जी, उसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे कॉलम डिफाइन करते हैं जिसमें मैं इसमें रिलेशनशिप बनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रखता हूँ यूज़र आईडी। इनवॉइस में हम किस चीज़ का रिलेशन बना रहे होंगे, इनवॉइस में हम काम करते हैं, इनवॉइस में हम ऑर्डर का वो कर देते हैं, ऑर्डर आईडी यानी कौन सा ऑर्डर आ रहा है वो, ठीक है, और वो उसका हम यहाँ पे इनवॉइस में नंबर दे देंगे और प्लस जो है किस यूज़र ने डिफ़ाइन किया और किस यूज़र ने ऑर्डर दिया उसकी आईडी। तो ये हम इसकी दो रिलेशन बना देंगे, यूज़र आईडी और कौन सी आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी और आपका यूज़र आईडी। तो ये हम दो इसके अंदर रिलेशन बनाएंगे। अगेन इसमें हम शॉर्ट समरी रखेंगे किस चीज़ की, यहाँ पे हम जस्ट रखेंगे अमाउंट, या आप इसका नाम बिल कर दो, ठीक है, बिल, और इसको हम इंटीजर में ही कर देते हैं, ठीक है, और पेमेंट हम कर देते हैं जिसमें हम रख देंगे अगेन कि भाई कैश में हुई थी, और यहाँ पे हम एक इनवॉइस डेट कर देंगे, ठीक है, तो किस डेट पे ये जनरेट हुई थी। हम इसको इस तरह पूरा कर लिख लेते हैं, इनवॉइस डेट। ओके जी, तो ये हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर दी। अब हमने इसका रिलेशनशिप डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे हम इसका रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा TBL यूज़र। ओके जी, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं यूज़र आईडी और यहाँ पे भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं यूज़र आईडी और यहाँ हम TBL यूज़र। उसके बाद हम इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट इसका हटा देते हैं, हमने इसको कॉपी करना है और देन जो है हम पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं ऑर्डर आईडी और यहाँ पे TBL ऑर्डर। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर दी। हम इसको सिंपली जो है अपडेट करते हैं। तो ये हमारे सारे टेबल ऑलमोस्ट क्रिएट हो गए। हमने इनका एक मॉडल जो है क्रिएट कर देना। एक दफ़ा आप इसको बिल्ड कर दें, बिल्ड करने के बाद आप इसको जो है इसका मॉडल क्रिएट कर दें जिसका मैं नाम रखता हूँ DB ऑनलाइन स्टोर मॉडल। कि यहाँ पे आपका ये डेटाबेस सिलेक्टेड है, आपने नेक्स्ट करना है, आपने एंटिटी जो है 5 सिलेक्ट करना है। आपके पास अगर विजुअल 15 है या 17 है तो आप 6 सिलेक्ट करें, अदरवाइज 5 सिलेक्ट करने। बनाए हुए ये सारे टेबल आ चुके हैं, इसको आपने फिनिश करना है। तो आपके सामने यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमने बनाए वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमने एक रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर दिया जिसमें जो भी हमने रिलेशन बनाए थे उसका उसके साथ रिलेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आज की वीडियो में होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह
एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं और होपफुली आपको शॉपिंग कार्ट का ERD किस तरह हम क्रिएट करते हैं वो भी आपको पता चल गई। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी भी किस्म की हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।